राम राम सभी को। 15 मई 2025 को वर्ष 2025 का दूसरा सबसे बड़ा राशि परिवर्तन होने वाला है। गोचर में गुरु ग्रह मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। नाड़ी ज्योतिष में गुरु ग्रह को सर्वाधिक शुभ ग्रह और किसी भी इवेंट को एक्टिव करने वाला ग्रह माना गया है। इसलिए नाड़ी ज्योतिष कहती है कि गुरु ग्रह जब भी किसी राशि विशेष में जाते हैं तब जातक की जन्म कुंडली में उस राशि में जो ग्रह बैठे हों और जो योग बन रहे हों उनका फल जातक को अगले 1 वर्ष तक प्राप्त होता है। अगर जिस राशि में गुरु का गोचर हो रहा है उस राशि में आपका कोई शुभ ग्रह बैठा है, कोई शुभ योग बन रहा है, तब ऐसे में जातक को उस शुभ योग के, शुभ ग्रह के फल प्राप्त होंगे। वहीं उस राशि में अगर कोई दुर्योग बन रहा है तो ऐसे में अगले 1 वर्ष तक जातक को अपनी लाइफ में सफ़र करना होगा, क्योंकि गुरु एक स्लो मूविंग प्लैनेट है। 1 वर्ष तक किसी राशि में रहते हैं तो उस राशि में अगले 1 वर्ष तक बनने वाले किसी भी इवेंट को एक्टिव करके जातक के जीवन पर अपना प्रभाव डालेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं गोचर में गुरु ग्रह का ये राशि परिवर्तन किस जातक के जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव डालने वाला है, इसी पर बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। नाड़ी ज्योतिष के नियम अनुसार मैं यह डिस्कशन करूँगा। तो नाड़ी ज्योतिष का नियम ये है कि गोचर में गुरु ग्रह जिस राशि में प्रवेश करते हैं उस राशि में आपका जो भी ग्रह बैठा है उस ग्रह से बनने वाले योगों को, उस ग्रह के फलों को एक्टिव करेंगे। जैसे कि मान लीजिएगा अगर आपका शुक्र मिथुन राशि में बैठा है और गुरु इस समय गोचर में मिथुन राशि में आएंगे, तब ऐसे में जिन जातकों का शुक्र मिथुन राशि में बैठा होगा उन जातकों के जीवन में शुक्र के फल बहुत ही तेजी से मिलेंगे। जैसे कि शुक्र धन का कारक है तो ऐसे में जातक का फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ सकता है। शुक्र विवाह का कारक है, तब ऐसे में जो अनमैरिड लोग हैं उनके विवाह के यहाँ पर योग बन सकते हैं। शुक्र संजीवनी का कारक भी माना गया है, तो इसलिए कहा जा सकता है कि जो बहुत ही समय से किसी बीमारी से पीड़ित हैं, उनको कोई अच्छा डॉक्टर नहीं मिल रहा, कोई मेडिसिन उन पर काम नहीं कर रही, तो गोचर में गुरु ग्रह का मिथुन राशि में प्रवेश करना और वहाँ पर अगर शुक्र का प्रभाव है किसी भी प्रकार से, युति से, त्रिकोण से, दृष्टि से, तब ऐसे में उस जातक को एक अच्छा ट्रीटमेंट मिलने की संभावना होगी। पहला नियम तो ये है कि गुरु जिस राशि में प्रवेश कर रहा है उस राशि में आपके कौन से ग्रह बैठे हैं। दूसरा, नाड़ी ज्योतिष कहती है कि अगर मान लीजिएगा आपका मिथुन राशि में कोई ग्रह नहीं बैठा किंतु तुला अथवा कुंभ राशि में कोई ग्रह बैठा है, तब उसके फल को भी गुरु ग्रह एक्टिव करेंगे, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष कहती है कि एक दूसरे से त्रिकोण में बैठने वाले ग्रह युति की तरह माने जाते हैं। मान लीजिएगा किसी व्यक्ति का शनि तुला राशि में बैठा है, तो आप कहेंगे कि भाई गुरु मिथुन राशि में आ रहा है तो मेरा तो मिथुन राशि में कोई ग्रह है नहीं, तो ऐसे में मुझे क्या फल प्राप्त होंगे। तो अगर आपका तुला राशि में शनि है, तुला राशि में जो भी ग्रह है उससे संबंधित फल आपको प्राप्त होंगे। किसी व्यक्ति का मान लीजिएगा मिथुन में भी नहीं है, तुला में भी नहीं है, कुंभ राशि में अगर कोई ग्रह है, तब ऐसे में क्योंकि गुरु के त्रिकोण में अब राहु होंगे, तब ऐसे में राहु से संबंधित फल जातक के जीवन में बहुत ही तेजी से मिलेंगे। अगले 1 वर्ष तक जातक को अपने जीवन में राहु से संबंधित अच्छे और बुरे फल भोगने होंगे। साथ ही साथ ज्योतिष का नियम है कि ग्रह जहां पर सप्तम दृष्टि डालते हैं उस भाव में बनने वाले योग का फल भी जातक को प्राप्त होता है। तब ऐसे में अगर मान लीजिएगा धनु राशि में भी आपका कोई ग्रह बैठा है, तब ऐसे में आपको उसके फल भी प्राप्त होंगे। गुरु उन योगों को एक्टिव करेगा। तो ये नाड़ी ज्योतिष का सिद्धांत है कि नाड़ी ज्योतिष में एक दूसरे से त्रिकोण में और सप्तम भाव में बैठने वाले ग्रह प्रभावित करते हैं। अर्थात मिथुन राशि से गुरु आपके मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि और धनु राशि में बैठने वाले ग्रहों को एक्टिव करेगा। तो ये गोचर का सिद्धांत है। जो भी एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट है वो इसको अच्छी तरह से समझ ले, ताकि वो भविष्य में किसी इवेंट को प्रेडिक्ट कर पाए, किसी योग को समझकर उस योग की स्ट्रेंथ को, इस योग के फल का कब से आएगा यह निकाल पाए। ठीक है, जब भी गोचर में ग्रह किसी राशि में प्रवेश करता है तो उस राशि के कुछ पर्सनल एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनको भी एक्टिवेट करता है। जैसे कि मिथुन राशि कम्युनिकेशन की राशि है, तो आप देखेंगे अगला 1 वर्ष कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। पूरी दुनिया में गुरु कुछ ऐसी स्थिति का
जागरण करेंगे जहाँ पर कि कम्युनिकेशन बहुत ही विशेष हो जाएगा। कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई नया क्रांति आ सकती है। हालांकि जब हम गुरु की बात कर रहे हैं तो अभी आने वाले समय में राहु भी राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में आएंगे, तो जो कम्युनिकेशन के हाउसेज है, राशि है, वो गुरु और राहु इन दोनों के द्वारा एक्टिव हो जाएंगे। तो इसलिए कहा जा सकता है कि अगले 1 वर्ष आईटी सेक्टर में, कम्युनिकेशन सेक्टर में एक बड़ी क्रांति आने वाली है। एआई बहुत तेज़ी से इस 1 वर्ष में नए आयाम छुएगा। और साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पर गुरु राहु का योग बनेगा, इसलिए लोगों का आध्यात्म से, धर्म से कहीं ना कहीं एक मोह भंग फिर से होगा। क्योंकि अभी देखें ना, गुरु राहु बहुत तेज़ी से एक दूसरे से संबंध बनाने के लिए बैठे हैं। और जिस राशि में अभी गुरु हैं वहाँ पर आप देखेंगे राहु का नक्षत्र भी है। अभी देखिएगा मिथुन राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, पहला मंगल का, दूसरा राहु का, तीसरा गुरु का। तो जब मिथुन राशि में गुरु होंगे तो राहु पर भी, राहु के नक्षत्र में भी आएंगे। 15 जून से लेके 15 अगस्त के आसपास तक वो राहु के नक्षत्र में होंगे, राहु के त्रिकोण में होंगे। तो ऐसे में गुरु के ऊपर राहु का बहुत अच्छा प्रभाव आ जाएगा। तो इसलिए एआई, फाइनेंशियल स्कैम भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, ट्रांजैक्शन स्कैम, क्योंकि मिथुन राशि ट्रांजैक्शंस को भी दिखाती है और कुंभ राशि भी ट्रांजैक्शंस को दिखाती है। वहाँ पर राहु होंगे और राहु जब कुंभ राशि में जाएंगे तो लोगों के अंदर लालच की भावना बहुत बढ़ जाएगी। गुरु राहु के नक्षत्र में जाएगा, राहु के त्रिकोण में होगा, तो लोगों के अंदर लालच की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए फाइनेंशियल स्कैम होने की भी संभावना अगले 1 वर्ष बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। मिसकम्युनिकेशन की संभावना भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इस तरह की संभावनाएं उत्पन्न होंगी कि फेक न्यूज़ बहुत तेज़ी से वायरल होंगी। ये टाइम अगर आप देखें तो 15 जून से 15 अगस्त के बीच का हो सकता है, जबकि पूरी दुनिया में फेक न्यूज़, फाइनेंशियल स्कैम या हो सकता है किसी तरह का बड़ा वायरस पूरी दुनिया में आए। और इस समय में आईटी सेक्टर में एक बूम आ सकता है, कम्युनिकेशन सेक्टर में एक बूम आ सकता है, एआई सेक्टर में एक बूम आ सकता है और इनके शेयर्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये विजडम का साइन है, इंटेलिजेंस का साइन है, तो लोगों का विजडम, इंटेलिजेंस एक अलग ही लेवल पर होगा। भले ही क्योंकि राहु का प्रभाव है, लोग कन्फ्यूज़न में रहे, मगर उसके बाद भी लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, गजब का कॉन्फिडेंस होगा कि उनका इंटेलिजेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये तो कुछ जनरल इम्पैक्ट हो गए गुरु के मिथुन राशि में गोचर के। 15 मई को गुरु मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 19 अक्टूबर को गुरु कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अगले 5 महीने में ही गुरु कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद गुरु वक्री होकर वापस से 6 अक्टूबर को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 2 जून तक, 1 जून तक वहां रहकर 2 जून को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब यहाँ पर क्योंकि मेरी वीडियो तो बहुत देर से आ रही है, तो इसलिए आपने बहुत सारे लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि गुरु इस समय अतिचारी हो रहे हैं, तो पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं होंगी। बहुत सारे विद्वानों का कहना है कि वर्ष 2025 से 2031 तक गोचर में गुरु ग्रह अतिचारी रहेंगे। तो अतिचारी क्या होता है, सबसे पहले तो आप इसको समझ लीजिएगा। जब भी गोचर में गुरु ग्रह सामान्य से तेज गति से चलने लगते हैं तब उस स्थिति को अतिचारी कहा जाता है। जैसे कि अभी 15 मई को गुरु मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु का एक राशि में जो समय होता है वो लगभग 1 वर्ष का होता है, किंतु यहाँ पर गुरु 5 महीने में ही राशि परिवर्तन कर कर्क राशि में आ जाएंगे। तो यहाँ पर कहा जाएगा कि गुरु अतिचारी अवस्था में बहुत तेजी से वो दूसरी राशि में प्रवेश कर गए। ये होता क्यों है, जब भी गोचर में सूर्य गुरु के आसपास आते हैं, गुरु के 12th हाउस में हो, गुरु के ऊपर गोचर करे, गुरु से 2nd हाउस में गोचर करे, तब ऐसे में गुरु की स्थिति, गुरु की जो चाल है वो बहुत तेज हो जाती है, अतिचारी हो जाते हैं। तो ऐसे में गुरु की स्पीड बहुत तेज होने से वो किसी राशि को बहुत तेजी से क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि वर्ष 2025 से 2031 तक अगले 6 वर्ष गोचर में गुरु ग्रह अतिचारी रहेंगे, तो पूरी दुनिया में बहुत ही विकट स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इतिहास में जब से भी सृष्टि का निर्माण हुआ है, जब से भी ज्योतिष का निर्माण हुआ है, ऐसा कोई वर्ष ही नहीं गया है जब गुरु ग्रह अतिचारी ना हुए। कोई राशि ऐसी नहीं रही है जिस राशि में गुरु ग्रह आए हों वहाँ पर गुरु ग्रह अतिचारी नहीं हुए हों, क्योंकि जब भी
गुरु किसी राशि में है, उस राशि के आसपास सूर्य गोचर करेंगे, तब गुरु अतिचारी हो जाएंगे। तो वर्ष 2024 में भी गुरु अतिचारी हुए थे, 23 में भी अतिचारी हुए थे, 22 में भी अतिचारी हुए थे, 21 में भी अतिचारी हुए थे। तो गुरु का अतिचारी होना एक सामान्य घटना है। तो यहाँ पर जो लोग ये भ्रम फैला रहे हैं, एक डर का माहौल फैला रहे हैं, उनसे आपको थोड़ा सा दूर रहने की, बचने की आवश्यकता है। अब अतिचारी का प्रभाव क्या होता है? देखिएगा, जिस समय कोई ग्रह अतिचारी होता है तो उस समय उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है, तो उस समय उस ग्रह के फल बहुत तेजी से मिलने लगते हैं। जैसे कि जिन जातकों की मिथुन राशि में जो भी अच्छा या बुरा ग्रह बैठा है, अच्छा या बुरा योग बन रहा है, तो अगले 5 महीने में ही उस जातक को उसके बहुत तेजी से फल मिलने शुरू हो जाएंगे। तो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की भी अगर बात करें तो वर्ल्ड लेवल पर जो भी मिथुन राशि में गुरु आकर अपना प्रभाव देंगे तो वो अगले 5 महीने बहुत तेजी से मिलेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि कुछ विशेष घटनाएं जब कोई ग्रह अतिचारी होता है तो उस काल में होती हैं, किंतु ये डरना कि 2031 तक गुरु ग्रह अतिचारी हो रहे हैं इसलिए ऐसा कुछ हो जाएगा, ये अपने आप में पूरी तरह से एक वहम का कारोबार है। ठीक है, क्योंकि इतिहास में कभी ऐसा कोई वर्ष ही नहीं रहा है जबकि गोचर में गुरु ग्रह अतिचारी नहीं हुए हो। ठीक है, अब इसके बाद आप देखेंगे 15 मई को गुरु मिथुन में आएंगे, उसके बाद 19 अक्टूबर को कर्क में पहुंच जाएंगे, फिर 6 अक्टूबर को मिथुन में पहुंच जाएंगे, उसके बाद 2 जून को कर्क में आएंगे। तो कुल मिलाकर मिथुन राशि में जो गुरु का टाइम स्पेंड करने का समय है वो वही 1 वर्ष से अधिक समय का होगा। तो गुरु मिथुन राशि में अपना टाइम पूरा करेंगे। ऐसा नहीं है कि गुरु बहुत तेज आ गए तो अब कर्क राशि में ही अपना प्रभाव देंगे। तो ये सारा का सारा जो है ज्योतिष में डर का कारोबार है, इसको इग्नोर करना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात कर लेते हैं कि आपके कौन से ग्रह मिथुन राशि या मिथुन राशि के त्रिकोण में बैठे हैं तो उसका क्या फल होगा। तो देखिएगा, जैसे कि हमने शुक्र के बारे में तो आपको अभी बता ही दिया था कि शुक्र अगर आपके मिथुन राशि में है या तुला राशि में है अथवा कुंभ राशि में है अथवा धनु राशि में है, तो इन राशि में जिन जातकों का शुक्र है और वो जातक विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उनके विवाह होने के योग बनेंगे। धन प्राप्ति के लिए अगर कुछ प्रयास कर रहे हैं, कोई जॉब ढूंढ रहा है तो उसके लिए जॉब के योग बहुत अच्छे बनेंगे। कोई अगर पुत्री संतान प्राप्ति की इच्छा रखता है तो क्योंकि शुक्र पुत्री का कारक ग्रह है तो उनको पुत्री संतान के भी योग बनेंगे। जो बहुत लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं वो कोई एक अच्छे डॉक्टर की तलाश कर रहे हैं, अच्छी मेडिसिन की तलाश कर रहे हैं, तो इस वर्ष जिनका भी 3, 7, 11 और 9 में शुक्र है उनको एक अच्छा डॉक्टर या अच्छी मेडिसिन मिल सकती है, उनको अपनी बीमारी से मुक्त होने की संभावना बन सकती है। साथ ही साथ जिनका 3, 7, 11 में अथवा 9 नंबर राशि में शुक्र बैठे हैं उन जातकों को इस समय ये भी ध्यान रखना होगा कि वो डायबिटीज़ के शिकार भी हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र को अधिकांश देखा गया जब भी गोचर में गुरु शुक्र के ऊपर आते हैं और किसी व्यक्ति को अगर थोड़ी सी भी किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो बढ़ जाती हैं, डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जिनको उस तरह के सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, जो किडनी के पेशेंट्स हैं या जो ऑलरेडी शुगर के पेशेंट हैं, उनको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, बात करते हैं मंगल की। अगर 3, 7, 11 में मंगल बैठा है और फीमेल अगर होरोस्कोप है तो नाड़ी ज्योतिष कहती है कि किसी भी फीमेल के लिए मंगल पति का कारक ग्रह है, तो यहाँ पर उन स्त्रियों के विवाह होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में है, आर्मी में है, पुलिस में है, जिनका इस तरह के प्रोफेशन से संबंध है जहाँ पर आर्मी, पुलिस या पावर अथॉरिटी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वहाँ पर उन लोगों के लिए यह समय बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु को आर्मी, अथॉरिटी, पुलिस और मेटल का कारक भी माना गया। तो जो मेटल इंडस्ट्री से रिलेट करने वाले हैं उनके लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा है। जातक के छोटे भाई को बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। किसी फीमेल होरोस्कोप में जो ऑलरेडी मैरिड है, अब जो अनमैरिड है उनके लिए मैरिज के योग बनेंगे, और जो अनमैरिड है उनके लिए मैरिज के योग बनेंगे, और जो ऑलरेडी मैरिड है उनके लिए यहाँ पर इस समय पति की लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आने के योग बनेंगे। अगर पति जॉब में प्रमोशन की आस कर रहे हैं तो संभावना है कि इस समय उनकी जॉब में प्रमोशन हो जाए या फाइनेंशियल गेन हो, क्योंकि मंगल पति का कारक है तो उसको यहाँ पर शुभ प्रभाव मिल रहा है। ठीक है, बुध की बात करते हैं। जिन जातकों का बुध 3, 7, 11 राशि में है, बुध यहाँ बैठा हो, बुध यहाँ बैठा हो या बुध यहाँ बैठा हो अथवा बुध यहाँ पर बैठा हो, उनके लिए ये एजुकेशन के लिए बहुत ही अच्छा वर्ष है। स्टूडेंट्स के लिए कहा जाए तो बहुत ही अच्छा वर्ष है। जिनका 3, 7, 11 या 9 में बुध है उनको यहाँ पर अपने एजुकेशनल फील्ड में बहुत ही अच्छी सफलता मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है।
लव अफेयर्स के लिए भी ये बहुत अच्छा है। जिनका 3, 7, 11 या 9 में बुध बैठा है, मेल हो या फीमेल हो, उनके रिलेशनशिप यहाँ पर स्ट्रांग हो सकते हैं, उनको नए प्रपोजल्स आ सकते हैं, उनकी कोई नई गर्लफ्रेंड या नए बॉयफ्रेंड बन सकते हैं। बात करते हैं जिनका चंद्र 3, 7, 11 या 9 नंबर राशि में है। तो सबसे पहले तो चंद्र क्योंकि हमारे कंफर्ट का कारक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके मेंटल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे, आपका मानसिक स्थिति में बहुत ही अच्छा सुधार होगा। उसके बाद चंद्र क्योंकि मूवमेंट का कारक है, तो इसलिए आपकी लाइफ में थोड़ा सा ट्रैवलिंग बढ़ेगी। आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इधर उधर आना जाना पड़े, और जो विदेश यात्रा के लिए प्रयास कर रहे हैं बहुत समय से, उनके लिए यह समय काफ़ी शुभ है। माता के स्वास्थ्य में बहुत अच्छा सुधार होने के लिए मिल सकता है, या माता को किसी न किसी तरह का कोई लाभ हो सकता है, या फिर आपको माता से किसी प्रकार का लाभ हो सकता है आपकी मम्मी आपके नाम वसीयत लेते हैं, तो इस तरह की संभावना यहाँ पर बन सकती है। सूर्य जिनका 3, 7, 11 या 9 राशि में है, उन लोगों को यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रमोशन, बहुत ही अच्छा सोशल स्टेटस और नेम फेम मिलेगा, क्योंकि सूर्य नेम फेम देने वाले ग्रह हैं। जो जातक संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको यहाँ पर संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। पिता के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। हो सकता है जैसे कि मैंने माता के लिए बताया, माता आपके नाम वसीयत कर सकती है, अपना कुछ बैंक बैलेंस आपके नाम कर सकती है। सेम कंडीशन आपके पिता भी आपके लिए विचार कर सकते हैं कि भाई ठीक है, अब मेरी एज हो गई, मैं इसको जो देना है दे दूँ। पिता से लाभ के योग बनेंगे, संतान से लाभ के योग बनेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह की। नाड़ी ज्योतिष कहती है कि जब भी गोचर में गुरु ग्रह शनि पर अपना प्रभाव डालते हैं, तब ऐसे समय जातक के लिए भाग्योदय का होता है। जो भी जातक जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको जॉब मिलेगी, जो प्रमोशन के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको प्रमोशन मिलेगा। आपको आपके वर्क प्लेस पर बहुत ही प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। अब मान लीजिएगा कोई व्यक्ति फैक्ट्री चलाता है और उसकी फैक्ट्री में वर्कर्स उसको पिछले काफ़ी समय से बहुत परेशान कर रहे थे, तो आप देखेंगे इस समय में उसके वर्कर्स उसको बहुत ही सपोर्ट करने लगेंगे। आपको आपके वर्क में रिकॉग्नाइजेशन मिलने लगेगा, जिससे आपकी सफलता के मार्ग खुल जाएंगे। अब बात करते हैं राहु और केतु के। तो देखिएगा, जिनके राहु केतु 3, 7 या 11 राशि में बैठे हैं, सबसे पहले राहु की बात करते हैं। अब जब राहु केतु की बात करेंगे ना, तो हम धनु राशि का प्रभाव नहीं लेंगे, क्योंकि धनु राशि में मान लीजिएगा राहु अगर आपका मिथुन में बैठा है, तो धनु राशि में आपका केतु बैठेगा, तो इस कॉम्बिनेशन को नहीं लेंगे। तब हम केवल त्रिकोण कॉम्बिनेशन को लेंगे। 3, 7, 11 में आपके कौन से ग्रह बैठे हैं, ठीक है, इसको समझ कर चलिएगा। तो जिनके 3, 7, 11 में राहु बैठे हैं, उनके लिए है गोचर कष्टकारी हो सकता है, उनको स्वास्थ्य संबंधित विशेष परेशानियां हो सकती हैं। तो इस समय जिनका भी 3, 7, 11 राशि में राहु है, उनको थोड़ा सावधानी की ज़रूरत है। उनको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ अगर मंगल का प्रभाव भी यहाँ पर आता है, तो उनके साथ कोई बड़ी दुर्घटना होने के योग बन सकते हैं, कुछ चीटिंग होने के योग बन सकते हैं, क्योंकि गोचर में गुरु का राहु पर प्रभाव आना बहुत ही शुभ नाड़ी ज्योतिष में नहीं माना गया है। हाँ, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कि विदेश यात्रा के लिए जाना चाहते हैं, अपना घर छोड़ना चाहते हैं, अपने घर से कहीं दूर जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए यह समय काफ़ी अच्छा होगा। बात करते हैं केतु की। तो केतु को क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से संबंधित ग्रह माना गया है, तो जिनका भी 3, 7, 11 राशि में केतु है, उनको यहाँ पर आध्यात्म में बहुत ही अच्छी तरक्की मिलने की संभावना है। आध्यात्मिक क्षेत्र में उनका बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ सकता है। स्पिरिचुअल जर्नी होने की यहाँ पर संभावना उनके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। ननिहाल से बहुत अच्छे संबंध हो सकते हैं, ननिहाल से किसी तरह का लाभ उनको हो सकता है। साथ ही साथ अगर आपको लंग्स से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। आप कोशिश कीजिएगा आप ऐसे स्थान पर रहें जहाँ पर ऑक्सीजन पूरी तरह से आती हो। आप अपना रूम ऐसे अपने घर में अपना रूम ऐसी जगह शिफ्ट कर लें जहाँ पर ताज़ी हवा बहुत अच्छे से आती हो, सफोकेशन वाली जगह पर ना रहे। जिनका केतु 3, 7, 11 राशियों में है, उन लोगों को यहाँ पर
मंत्र साधना के, मंत्र सिद्धि के योग बनेंगे। जो भी आध्यात्म में इस तरह की रुचि रखते हैं, मेडिटेशन में बहुत अच्छी पकड़ आने के योग बनेंगे। किसी न किसी तरह से आपका झुकाव आध्यात्मिक गतिविधियों की तरफ हो जाएगा। तो इस तरह से नाड़ी ज्योतिष के नियम अनुसार गोचर में गुरु जिस राशि में आ रहा है, उस राशि में किन ग्रहों के प्रभाव है, उस अनुसार फल मिलता है। हालांकि जो प्रॉपर एनालिसिस होता है, प्रॉपर फल देखते हैं, वो देखते हैं ओवरऑल किस तरह के योग बन रहे हैं। जैसे कि मान लीजिएगा शनि यहाँ पर बैठा है, ठीक है, मंगल यहाँ पर बैठा है, तब ऐसे में हो सकता है किसी तरह का कोई एक्सीडेंट भी हो जाए, कोई चोट भी लग जाए। अब मंगल के साथ में मान लीजिएगा राहु केतु का प्रभाव आ गया, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो पहले तो ये देखना होता है कि कुंडली में किस प्रकार के योग बन रहे हैं, उसके बाद ही इंडिविजुअल के लिए एक कंक्लूजन पर पहुंचा जाता है। फिर भी किसी ग्रह पर गोचर होता है तो उस ग्रह के एक्टिव होने से उसके कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते ही हैं, तो वो मैंने आपको यहाँ पर बताए। डिटेल के लिए तो आपको पूरी कुंडली का ही विश्लेषण करना पड़ता है। कुल ग्रह किस प्रकार के योग बना रहे हैं उसी का ही विश्लेषण करना होता है। पाराशरी के माध्यम से अगर हम इस गोचर को देखें तो वहाँ पर रूल्स अलग हैं। वहाँ पर गुरु किस भाव में आ रहे हैं, किस भाव के स्वामी हैं, उसके अनुसार विश्लेषण किया जाता है। मैं कोशिश करूँगा अपनी आने वाली वीडियोज़ में किस लगन वाले जातक को गुरु का ये राशि परिवर्तन किस प्रकार के प्रभाव देगा उस पर डिस्कस कर सकूं। तो होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ेगा अष्ट सूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।